देखिए 25 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं बाकी वीडियोज़ में, और यहाँ पर हम यूपीएससी प्री 2023 का डिटेल्ड सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें हम रेफरेंस भी देखते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो कहाँ से दिया जा रहा है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किन किन रिसोर्सों को भी हमें फॉलो करना रहता है ताकि हम अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सके। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के एक चौथाई से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। तो इस स्टेटमेंट पर दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 जो आई है उसमें भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल जो है, भूमि का जल जो है, उसका एक चौथाई से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। तो क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये बात जो है पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो इस स्टेटमेंट में बताया गया है जो एकदम फैक्ट डेटा है, जो न्यूज में जो डेटा आया वो उसी को बताया गया है, तो ये सही है एकदम स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखें, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या में या 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के एक चौथाई से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। तो ये यहाँ पर रखिए कि पेयजल के लिए और स्वच्छता आवश्यकता को पूरा करने के लिए 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या भारत एक चौथाई से अधिक जल का निष्कर्षण करता है, तो इसमें इंडस्ट्री भी आ जाती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, इसमें ये होगा आंसर, पहला कथन तो सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। और ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सेट सी का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो यूपीएससी प्री का आया है, यूपीएससी प्री 2023, इसमें सेट सी का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। अभी आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों के आंतरिक विक्षोभों से बचाए, जो भी राज्यों में आंतरिक विक्षोभ होते हैं उनसे बचाए। तो क्या यह केंद्र सरकार का दायित्व है? तो ये हमारा सही बात है कि केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए। ये बात किस में दी हुई है? ये दी हुई है आर्टिकल 355 में दी हुई है ये बात। Article 355, it shall be the duty of the Union to protect every state against the external aggregation and internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the Constitution। दूसरा है यहाँ पर, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा हम देखें, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्ति की संस्वीकृति के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्कृति जो होती है, यानी a confession is a explicit admission of a guilt from the accused. Evidence extracted from the accused often proved to be substantive as no evidence can be supersede as explicit confession from an accused। तो यहाँ पर ये साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट हमारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट क्या है इसमें? फैक्ट है, निम्न में से कौन सा देश है दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है और हाल ही के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्षों के लिए समाचार में आया है? तो ये देश है, और हम अगर करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं तो सोमालिया देश है। इन वास्ट ड्रॉट इन डिकेड इज रिवेजिंग ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है ये सोमालिया, ईस्ट अफ्रीका, डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स एंड
ड्राइविंग द कॉस्ट ऑफ फूड आउट ऑफ द रीच ऑफ मैनी। इन सोमालिया एलोन 7 मिलियन पीपल आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 16 मिलियन। सोमालिया में 16 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से हम बात करें 7 मिलियन पॉपुलेशन है वो रिस्क पर है, could be at risk of famine in the next 2 months if aid is not scaled up to meet the skyrocketing need। मतलब वहां पर इतनी ज्यादा लोग हैं उनको जरूरत है खाने की। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखें, इन स्टेटमेंट पर विचार करना है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम बात करें बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है बीएमसी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर क्रिएटेड एज पर दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022 फॉर प्रमोटिंग कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बीएमसी है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, इसको क्रिएट किया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो कि है 2022, इसके थ्रू ये बीएमसी को कनेक्ट किया गया है, मतलब कि क्रिएट किया गया है ताकि ये प्रमोट कर सके कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डॉक्यूमेंटेशन भी कर सके। दूसरा स्टेटमेंट है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये भी सही है। The People Biodiversity Register shall be maintained and validated by the Biodiversity Management Committee. It shall then be countersigned by the board through as its authorized officer. The BMC shall also maintain a register giving information about the detail of the access to biological resources and traditional knowledge granted, and detail of the collection fees imposed, and detail of the benefit derived, and the mode of their sharing from area within its jurisdiction। उसके बाद में हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये रहा के बारे में है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है उस पर विचार हमें करना है। ठीक है, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें हमारा क्या योगदान रहेगा, किस तरीके से योगदान रहेगा, उसके लिए बात करें। संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्य की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाने के लिए योग्य हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यानी हम कह सकते हैं कि संसद के सभी सदस्य तो देखिए, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्य की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन मंडल में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य हैं। ये सही है। दूसरा, हम बात करें दूसरा है इसमें निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए की वोट का मान उतना ही अधिक होता है। ये भी सही है। तीसरा है मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। तो ये भी बात सही है। मध्य प्रदेश में जो सीटों की संख्या है और केरल में जो एमएलए की लिए सीटों की संख्या है उसमें डिफरेंस है, तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा एमपी वाले एमएलए का। पांडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का जो मान है, पांडुचेरी का प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पांडुचेरी की कुल जनसंख्या निर्वाचन सीटों की कुल जनसंख्या के अनुपात में अधिक है। तो ये भी सही है।
तो चारों स्टेटमेंट सही है, तो ये यहाँ पर तीनों गलत हो जाएंगे, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी चारों सही है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 31। इन देशों पर विचार करना है और इन देशों में बताना है हमें कितने देशों की सीमाएं हैं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी है। तो इन देशों में हमें पहचानना है। आ, तो ये हमारे कौन कौन से हैं? बुल्गारिया है। क्या बुल्गारिया आ, हमारा आ, यूक्रेन की सीमा से साझा करता है? बुल्गारिया नहीं करता। चेन रिपब्लिक नहीं करता। हंगरी जो है, हंगरी हंगरी करता है। हंगरी यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करता है। लिथुआनिया ये भी नहीं करता। रोमानिया ये भी करता है। लातविया, हंगरी और रोमानिया करता है, लातविया भी नहीं करता। हंगरी भी करता है और रोमानिया भी करता है। ओनली दो करते हैं यहाँ पर, अगर हम यूक्रेन की सीमा के साथ देखेंगे तो। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? केवल यहाँ पर दो ही हैं जो यूक्रेन के साथ साझा करते हैं, रोमानिया और हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में कौन सा सही है? तो वायुमंडल के संदर्भ में हम बात करें तो अगर इससे पहले हम क्या कर देते हैं इसके अलावा हम जैसे ये जो बाकी बचे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, लातविया, लिथुआनिया, ये किसे मेजर करते हैं? यानी हम कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की रशिया के बाद में यूक्रेन। ठीक है। और इसका एरिया जो है 6 लाख किलोमीटर है। और इसका जो साइज है ट्वाइस द साइज ऑफ इटली एंड स्लाइटली स्मॉलर देन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ टेक्सास, यूक्रेन। और यूक्रेन बॉर्डर के अंदर हम देखें बेलारूस, हंगरी, बेलारूस है यूक्रेन बॉर्डर के अंदर। यूक्रेन की सीमा के अंदर क्या होता है? बेलारूस है, तो बेलारूस इन ऑप्शन में नहीं है। हंगरी भी है यहाँ पर। और मालडोवा है, तो मालडोवा भी इन ऑप्शन में नहीं है, यूक्रेन की सीमा के पास लगते हैं मालडोवा। पोलैंड है, पोलैंड भी यूक्रेन की सीमा के पास में है। और रोमानिया है, रसिया है, रोमानिया तो ऑप्शन में है, रसिया है, तो रसिया भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और एक है स्लोविया, स्लोवाकिया, तो लातविया नहीं है, स्लोवाकिया है, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। और मैप में भी हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में हमें देखना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा का लगभग 10 गुना है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? ऑन एवरेज द आइसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 2 to 3 times that received at the pole rather than 10 times। तो ये 10 टाइम्स की जगह क्या है? ओनली 2 to 3 टाइम्स है। यानी हम कह सकते हैं आइसोलेशन जो इंसोलेशन जो रिसीव्ड होता है इक्वेटर पर, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, वो रफली 2 to 3 टाइम्स होता है। जो पोल्स, जो ध्रुवों पर रिसीव होता है, उसका 2 to 3 टाइम्स होता है। द वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। दूसरा है अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग हैं। क्या ये सही है? ये भी गलत है, क्योंकि सोलर रेडिएशन कंसिस्ट वेरियस वेवलेंथ इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट। सोलर रेडिएशन में देखिए अल्ट्रावायलेट रे भी आती है, 2/3 भाग अवरक्त किरणें नहीं है। अल्ट्रावायलेट भी इसके अंदर आती है, विजिबल लाइट भी इनके अंदर आती है, और इंफ्रारेड भी आती है इसके अंदर। While it is true that the significant portion of solar radiation is in form of infrared ray, कुछ मात्रा में इंफ्रारेड रे सूर्य की जो रेडिएशन होती है उसमें होती है, लेकिन ये 2/3 कहना गलत बात है। It is not accurate to state that they contributed 2/3 of the insolation. The exact proportion of the infrared radiation in isolation can be vary depending on the multiple factors such as atmospheric condition and the position of the sun. स्टेटमेंट थर्ड हम देखें, स्टेटमेंट थर्ड क्या है? अवरक्त किरणें निचले वायुमंडल में सेकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृत्त रूप से अवशोषित होती हैं। जो भी हमारी अवरक्त तरंगें हैं वो निचले वायुमंडल में सेकेंद्रित जलवाष्प के द्वारा क्या करती हैं? वृत्त रूप से अवशोषित होती हैं। तो ये सही है, क्योंकि जो इंफ्रारेड वेव्स हैं स्पेशली इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय द सर्टेन ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर इज द मोस्ट
abundant greenhouse gas in the Earth's atmosphere, and it has strongest absorption properties in the infrared portion of the electromagnetic spectrum. As infrared radiation passes through the atmosphere, water vapor molecules can absorb and re-emit a significant portion of the long-wave radiation. The process contributing to the greenhouse effect, where certain gases trap heat in the atmosphere, leading to the overall increase in the global temperature. चौथा है हमारा तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। और अवरक्त तरंगें सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं, तो ये गलत है। इंफ्रारेड वेव आर नॉट पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ electromagnetic wave in solar radiation. The visible spectrum refer to the range of electromagnetic wave that are visible to the human eyes, which include wavelength between the approximately 400 to 700 wavelength nanometer. Infrared wave, on the other hand, exist at longer wavelength beyond the red end of the visible spectrum. They have wavelength longer than the approximately 700 nanometer. Infrared radiation is typically divided into three categories. One is nano-infrared radiation (NIR). Second is mid-infrared radiation (MIR). Third is far infrared radiation (FIR) with increasing wavelength. उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा ओनली ये वाला स्टेटमेंट सही रहेगा, ऑप्शन 4। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन कौन से सही हैं, कितने सही हैं, ठीक है। थर्टी थ्री क्वेश्चन में क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में बताया गया है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है उनकी जो मृदा है पोषक तत्वों से भरपूर होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वनों में पोषक तत्व कहाँ से आएंगे? तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थों का द्रुत अपघटन होता है, ये सही है, क्योंकि वहां पर ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, आर्द्रता भी यहाँ पर उच्च ताप रहती है और आर्द्रता भी ज्यादा रहती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। इस वजह से वहाँ पर जो मृत जो होते हैं, डिकम्पोज जो होता है, डिकम्पोज की प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड सही है, क्योंकि अगर हम बात करें स्टेटमेंट सेकंड की, क्यों सही है ये, क्योंकि क्या होता है, द हाई लेवल ऑफ पार्सिपिटेशन, और हम कह सकते हैं द हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड ईयर राउंड warmth in the tropical rainforest region contribute to the breakdown of organic matter and the rapid recycling of nutrition within the ecosystem. This process is known as nutrition cycling, lead to the accumulation of nutrition in the soil, and tropical rainforest soil are often classified as oxysoils, और हम कह सकते हैं altisols. Altisols are typically found in older rainforest region and are characterized by their highly weathered nature. Despite being highly weathered, or oxysols can still contain substantial amount of nutrition due to the efficient nutrition cycling process. और यहाँ पर हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्टी फोर क्वेश्चन में देखिए, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास से शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो महाद्वीप और महासागरों के बीच में जो तापमान है
वो विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। क्या ये सही है? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्योंकि द टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज जनरली ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन विंटर। विंटर के कंपेरिजन में समर में ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहता है। This phenomena is primarily due to the difference in the heat capacity and thermal properties of land and water. Water has a higher heat capacity than land, meaning it requires more energy to raise its temperature compared to the equivalent mass of land. As a result, ocean tend to heat up and cool down more slowly than the land masses. During the summer, when solar radiation is at peak, land surface absorb and retain heat more efficiently than bodies of water. This lead to higher land temperature during the summer season. नेक्स्ट है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा से या भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। ये सही है। The specific heat capacity of water is higher than land surface. Specific heat capacity refers to the amount of heat energy required to raise the temperature of the given substance by certain amount. Water has a higher specific heat capacity compared to the land surface, which means it can absorb and store more heat energy for the given mass. As a result, water takes longer to heat up and the cool down compared to the land. And during the summer, when solar radiation is more intense, land surface heat up quickly and reach higher temperature compared to the bodies of water. And uh, conversely, during the winter, land surface cool down more rapidly than water and leading to relatively warmer ocean temperature. और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है? 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में देखें हम, भूकंप लेखी में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलेखित होती हैं की जाती हैं। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? ये सही है। भूकंप लेखी जो होता है सिस्मोग्राफ, उसमें एस तरंगों से पहले पी तरंगें हैं वो अभिलेखित की जाती है। सही है। P waves are generally recorded earlier than S wave. P wave, also known as primarily wave, or we can say compressional wave, are the first wave to arrive at the seismograph station after an earthquake occur. These waves are characterized by their ability to travel through solids, liquid and gases. S wave travels slower and arrive at the seismograph station after the P wave. Unlike P wave, S wave can only be travel through the solid and are responsible for the side-to-side shaking motion during an earthquake. दूसरा है, P तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि S तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। क्या ये सही है? तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इन पी वेव में क्या होता है, इन पी वेव प्राइमरली वेव और वी कैन से compressional wave, the individual particle vibrate back and forth in the same direction as the wave propagation. This means that as P wave moves through a medium such as earth crust during an earthquake, the particle within the medium oscillate parallel to the direction of the wave. In S wave, we can say secondary wave or shear wave. The particle vibrate in perpendicular direction to the direction of wave propagation. Unlike P wave, which cause particles to compress and expand parallel to the wave direction, S wave cause particles to move in perpendicular direction. This motion is commonly described as ups and down, or we can say side to side motion, where the particle oscillate at right angle to the direction of wave propagation. तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। फिर है, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में हमें विचार करना है। तो जो भी हमारे भारत में कोयला आधारित तापीय संयंत्र हैं, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनमें किसी भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता, समुद्र जल का उपयोग होता है, तो ये गलत है। उसमें कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, संकट वाले जिले बाड़मेर में भी है, तो ये भी गलत है।
कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, निजी स्वामित्व में है, ये भी गलत है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है आंसर में। फिर है वोल्वेचिया पद्धति का कभी कभी किसमें एक संदर्भ के रूप में उल्लेख होता है? वोल्वेचिया जो पद्धति है, तो देखिए वोल्वेचिया पद्धति है, इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं वोल्वेचिया पद्धति का? वोल्वेचिया पद्धति आपने सुना होगा। तो देखिए मच्छरों में होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना, ये काम है वोल्वेचिया पद्धति, यहाँ पर भी यूज करते हैं। और वोल्वेचिया का हम इसमें यूज करते हैं क्योंकि क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये इंडिया टाइम्स में एक एडिटोरियल आया था, मेथड टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ डेंगू फीवर, तो वहां से ये लिया गया है। वॉल्वेचिया आर एक्सट्रीमली कॉमन बैक्टीरिया, तो वॉल्वेचिया है वो एक्सट्रीमली कॉमन बैक्टीरिया है अगर हम उनकी बात करें वॉल्वेचिया की। ठीक है, और ये मलेरिया को प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मच्छरों में होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं वॉल्वेचिया मेथड का। तो हम कह सकते हैं वॉल्वेचिया आर एक्सट्रीमली कॉमन बैक्टीरिया दैट अकर naturally in 50% of insects species, including some mosquito, fruit flies, moth, or dragonflies and butterflies. The World Mosquito Program Innovation Volvacia method is helping the communities around the world to prevent the spread of mosquito-borne disease. It works everything that Aedes aegypti is the found. It complement other techniques and has proven potential for long-term success. उसके बाद में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये है हमारा 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला तो बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना, इनका हम यूज करते हैं। कौन सी गतिविधि है, इनमें से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविध भवन यानी सेक्रेटरेशन के लिए प्राय विचार में लाई जाती है? कौन कौन सी हैं जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं? या तो हम यूज करते हैं कार्बन कैप्चर के लिए, या फिर हम सिक्विस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। सिक्विस्ट्रेशन, या ये सिक्विस्ट्रेशन है, या कार्बन अभिग्रहण है जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कार्बन कैप्चर के लिए। तो देखिए बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल है खेतों में बिछा सकते हैं, ये सही है। चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना, ये भी सही है। और विभिन्न उद्योगों के द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के ऊपर या परित्यक्त भूमिगत खानों के ऊपर पंप करना, ये भी मेथड सही है। तो तीनों ही सही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें एरियल मेटाजिनोमिक्स। एरियल मेटाजिनोमिक्स किस एक स्थिति में सबसे सही निर्दिष्ट करता है? एरियल मेटाजिनोमिक्स, तो एरियल मेटाजिनोमिक्स में हम देखें किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिवर्षों को एक बार में एकत्रित करना है। किसी भी पर्यावास में वायु से अगर डीएनए के प्रतिवर्ष जो है उनको एक बार में एकत्रित करना है तो हम एरियल मेटाजिनोमिक्स का उपयोग करते हैं। क्या होता है एरियल मेटाजिनोमिक्स? द जीनोमिक्स और वी कैन सी जीनोम सेंट्रिक मेटाजिनोमिक्स इज द फील्ड ऑफ ऑक्युपाइड विद द retrieval of genomes from the samples containing a mixture of microbes such as soil, wastewater, or the gastrointestinal system. Typically, the overall aim to the study of structure and function of the microbes, often in the dynamic and context of the natural environment or by their association with the host. We can see microbiomics. So we can see metagenomics from the sample डीएनए सेंस से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट लिया गया है ये डीएनए सैंपल्स हैं, फ्रॉम सैंपल टू आंसर डीएनए सेंस मेटाजीनोमिक्स, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। और ये 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी चीज़ें।
जैसे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, तो देखिए, प्रति जाति की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों में अध्ययन करना है, तो हमें माइक्रो सैटेलाइट की जरूरत होगी। तो हम कहाँ से यूज करेंगे? ये साइंस डायरेक्ट टॉपिक था, डीएनए के ओवरव्यू के ऊपर एक माइक्रो सैटेलाइट से एक एडिटोरियल आया था, वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? तो प्राणी जाति की विभिन्न जातियों के बीच में जो विकासपरक संबंधी बातों का अध्ययन करने के लिए माइक्रो सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। माइक्रो सैटेलाइट आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन रैंडमली इन दी genomic region, most probably due to their effect on cell cycle, DNA replication, and chromatin organization and recombination and the gene activity. Microsatellites are present in both prokaryotics and eukaryotics, but infrequent in human immunodeficiency virus type HIV-1. Thus, it seems to be correct answer. We can see हम सीख सकते हैं इनफ्रीक्वेंट इन ह्यूमन डिसीज जो होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस टाइप जो HIV रहता है फर्स्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रो सैटेलाइट। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो में, हम वो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।